हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकेंड लेक्चर देख चेकआउट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में बताया था। तो पीएनसी में पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दो बातें हैं। एक तो ये परमुटेशन, ठीक है, और दूसरा है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन आपका टू वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है और ये वन वे प्रोसेस है, ठीक है। इसमें परमुटेशंस मतलब अरेंजमेंट, इन शॉर्ट खाली मैं अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स इतना ही बोल रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं। तो अभी मैंने जैसे बोला कि परमुटेशन टू वे प्रोसेस है और कॉम्बिनेशन वन वे प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन में मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और परमुटेशन में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर अरेंज करते हैं। सिलेक्ट किया और फिर अरेंज किया, इसीलिए ये टू वे प्रोसेस है और ये वन वे प्रोसेस है। करेक्ट है, ठीक है सर। तो जब आप अरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का तो उसमें ऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनेट ऑर्डर, इन डेफिनेट ऑर्डर, ये हो गया। तो arrangement of objects in definite order is permutation, whereas the selection of selection of objects is combination, where order is immaterial, where order is immaterial मतलब ऑर्डर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन कर लिया, इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है और अरेंजमेंट में ऑर्डर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि परमुटेशन टू वे प्रोसेस है और कॉम्बिनेशन वन वे प्रोसेस है। ओके, परमुटेशंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनेट ऑर्डर, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉम्बिनेशन वेयर ऑर्डर डज नॉट प्ले एनी रोल, राइट। एग्जाम्पल से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा परमुटेशंस का प्रॉब्लम है और कौन सा कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। करेक्ट है। जैसे अब आपने देखा कि मेरे पास में 5 पॉइंट्स है, ए बी सी एल डी एंड ई। तो मुझे 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ट्राइंगल बनाना है। तो आपको जो 3 वर्टिसेस सिलेक्ट करना है ए बी सी डी ई से, तो आप ये सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, इसको अरेंज नहीं करेंगे। कैसे होता है, आपने 3 वर्टेक्स ले लिया, सपोज करो ए डी और ई, तो ये बन गया ट्राइंगल ए डी ई। अब ए डी ई ट्राइंगल को आप डी ए ई लिखिए या ए डी ई लिखिए, उसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, ट्राइंगल तो वही है। ए डी ई भी वही ट्राइंगल है और डी ए ई भी वही ट्राइंगल है। तो एग्जाम्पल्स में आपने और दूसरा भी देखता हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में 5 पर्सन्स है और उन 5 पर्सन्स में से मैं 3 पर्सन्स की एक कमेटी बनाना चाहता हूँ, तो मैं 3 पर्सन्स को सिलेक्ट कर लूँगा। अब वो सिलेक्ट करना है, वो कितने वेज में सिलेक्ट होंगे वो डिफरेंट चीज़ है, पर मुझे सिलेक्ट करना है। करेक्ट है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा। तो कोई भी 3 पर्सन्स को आप ले लीजिए। आप कितने तरीके से ले सकते हैं 3 पर्सन्स को, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है, लेकिन आपने 3 पर्सन्स को ले लिया, कमेटी फॉर्म कर दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। या फिर मतलब फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स with the help of 5 given vertices or 3 given vertices, right. It is an example of combination. Whereas formation of numbers, formation of numbers with the digits, with the digit,
डिजिट की सहायता से नंबर को फॉर्म करना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका परमुटेशंस का। क्योंकि आप डिजिट देखिए, अगर डिजिट इंटरचेंज हो जाते तो नंबर बदल जाते, करेक्ट। सो द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द डिजिट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशंस, राइट। और परमुटेशंस के एग्जाम्पल्स आप साइट कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे होल कोर्स में हमको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ना है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है ये मैंने बता दिया। अब इनका जो बेस है, इस पूरे चैप्टर का जो बेस है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से समझ लिया, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स, ये बेस है, फंडामेंटल है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो प्रिंसिपल्स है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा आपका एडिशन रूल। अब इसी दो रूल्स पे ये पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड है। अगर आपको ये दोनों रूल आपको प्रॉपरली क्लियर हो गए, आप इसको प्रॉपरली अप्लाई कर लिए, तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, या आपका एरर बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई समस्या इसमें जाने वाली नहीं है। तो क्या है काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक ए वर्क है, ए वर्क इज डन इन m ways, ठीक है, और बी वर्क इज डन इन n ways, ठीक है। ए और बी दो वर्क्स है, ए कैन बी डन इन m ways एंड बी कैन बी डन इन n ways, एंड C is the work which is done when both A and B are done। जब A और B दोनों हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि वर्क C कंप्लीट हुआ है। मतलब A कंप्लीट हुआ है, वर्क A कंप्लीट हुआ है तो C कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं बोला जाएगा, या वर्क B कंप्लीट हुआ है तो वर्क C कंप्लीट हुआ है ऐसा नहीं बोला जाएगा। C कंप्लीट हुआ है ऐसा तभी बोला जाएगा जब A और B दोनों कंप्लीट हुए हैं। तो फिर देन नंबर ऑफ वेज ऑफ C वर्क डन, C कैन बी सेड टू परफॉर्म इन M into N ways, M into N ways। तब हम C को कितने तरीके से कर सकते हैं? अगर वर्क A M वे में हुआ है और वर्क B N वेज में हुआ है, और C कंप्लीट होता है जब A और B के कंप्लीट होने से, तो C कंप्लीट होने के टोटल वेज M into N वेज होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। अच्छा, एडिशन रूल में आते हैं। एडिशन रूल में क्या है कि A वर्क जो है वो M वेज में हुआ, ठीक है साहब, और B वर्क जो है वो N वेज में कंप्लीट होता है, ठीक है, और C जो वर्क है इज सेट टू बी डन व्हेन आइदर A और B डन, करेक्ट, व्हेन वर्क A और, ये और, यहां और, यहां एंड, यहां और, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, यहां एंड और यहां आर, ठीक है। सो सी वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन वर्क ए और वर्क बी कंप्लीटेड। तो अब क्या हो गया कि यहाँ जो सी वर्क है उसका कंप्लीट होना कहलाता है जब या तो ए वर्क होता है या तो फिर वर्क बी कंप्लीट होता है, तब टोटल वेज ऑफ completing work C is M plus N वेज में हम
सी को कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज हियर द सी इज सेड टू बी कंप्लीटेड आइदर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए or the completion of the work B, where work A is completed in M ways and work B is completed in N ways. At that time, the C is said to be completed in M plus N ways. So this is addition rule because we are adding over here, right? This is multiplication rule because we are multiplying over here. You can identify that the C work is said to be done when A and B. Got the point? Underline this N. So this A and B are done, then only we will say that the work C is done, and therefore the work C can be done in M into N ways, whereas here the C can be completed in M plus 1 N ways, M plus N ways, because C is said to be completed either the completion of the work A or the completion of the work B. Let's understand this addition rule and multiplication rule with the help of examples. Okay, so the examples, for example, pant and shirt examples. Pant, 3 ways we can wear. Shirt, a person has 3 pants and 2 shirts. Okay, so this is work A and this is work B. You can consider a person has 3 pens and 2 shirts. A very famous example. So in how many ways he can wear the pant and shirt? एक पैंट पहनना चाहिए और एक शर्ट पहनना चाहिए और कॉम्बिनेशन उसके चलेंगे. तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे इसके? टोटल वेज ही कैन वियर दैट इज 6 वेज. करेक्ट है. एक पैंट लिया और उसके साथ में ये 2 शर्ट, 2 वेज हो गए. दूसरा पैंट लिया फिर उसके साथ में सेम 2 शर्ट, ये 4 वेज हो गए. तीसरा पैंट लिया फिर उसके साथ में ये 2 शर्ट. टोटल वेज समझ में आ गया? टोटल वेज कितने हो गए? 6. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लिया जाए एक रूम है और एक रूम में इस साइड में 2 डोर है और इस साइड में 3 डोर्स है. ठीक है, इधर 3 डोर्स है. टोटल रूम में 5 डोर्स है. इधर 2 डोर और इधर 3 डोर्स. ठीक है. सो अ रूम हैज 5 doors total. A person has to come out of the room. रूम से बाहर आना है उस पर्सन को. एक साइड में 2 डोर्स है, दूसरे साइड में 3 डोर्स है. तो पर्सन रूम से बाहर आएगा. कैसे आएगा? या तो वो इस दरवाजे से आएगा तो बाहर आ गया, या फिर इस दरवाजे से आएगा तो बाहर आ गया, या फिर इस दरवाजे से आएगा. तो पर्सन का बाहर आना ये हमारा फाइनल वर्क है. पर्सन का बाहर आना ये हमारा क्या है? फाइनल वर्क है. ये वर्क ए है, यहाँ से भी बाहर आ सकता है. ये वर्क बी है, यहाँ से भी बाहर आ सकता है. ये वर्क सी है, यहाँ से भी बाहर आ सकता है. ये वर्क डी है, यहाँ से भी बाहर आ सकता है. और ये वर्क ई है, यहाँ से भी बाहर आ सकता है. और फाइनल वर्क रूम से बाहर आना है. तो रूम से बाहर वो किसी भी डोर से आ सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसके हो जाएंगे 5. आप ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से आने वाले को एक वर्क मान लीजिए कि इस साइड से आने वाला ये 2 वेज में आ सकते हैं. ये वर्क ए है और इस साइड से आने वाला वर्क बी. करेक्ट है कि नहीं? वर्क बी ये 3 वेज. तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 5 वेज. 2 + 3. या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ये वर्क ए है, एक वर्क बी है, एक वर्क सी है, एक वर्क डी है, एक वर्क ई है. ये वर्क के किसी भी वर्क के कंप्लीट होने से एक फाइनल वर्क एक्स कंप्लीट हो रहा है. मैं बोलूँगा एक्स इज सेड टू बी कंप्लीटेड व्हेन आइदर ऑफ द ए बी सी डी और ई is completed. Correct? So the total number of ways will be 5 ways. So these are the 2 very important principle of counting. I hope that आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे किया जाता है. चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको कुछ मॉडल्स बताता हूँ. उसमें भी आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स को अप्लाई करते हुए समझेंगे. और ये पूरे मॉडल्स थ्रू आउट द होल इस PNC के कोर्स में सर्कुलेट होते रहेंगे. करेक्ट है. सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है. चलिए अब ये एक फर्स्ट मॉडल को चेकआउट करते हैं. मतलब आप जो भी प्रॉब्लम्स अब आप PNC में करने वाले इन मॉडल को बेस मान के आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो ये पहला मॉडल है ट्रैवलिंग मॉडल. ट्रैवलिंग मॉडल मतलब वी वांट टू ट्रैवल फ्रॉम T1 to T3 वाया T2. करेक्ट. बीच में T2 है. So as you can see that
the number of ways we can travel from T1 to T2. 2 ways. We can travel from T1 to T2 in 2 ways. Got the point? One is M1 and second one is M2. And from T2 to T3 we can travel in 3 ways. N1, N2 and N3. But our final destination is T3 from T1. Okay. So in how many ways we can travel from T1 to T3? That is very simple. नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लीजिए. चलिए, नंबर ऑफ वेज M1 से आए और N1 से पहुंचे, करेक्ट है, T3 में. या फिर M1 से आए और फिर N2 के थ्रू हम वहाँ T3 पे पहुंचे. M1 M2 हो गया, M1 N3, ये एक तरीका हो गया. और फिर अगर M2 रास्ते से जाते हैं, M2 N1, M2 N2 और M2 N3, तो टोटल वेज अगर आप देखेंगे, टोटल वेज कितने हो गए? 6 वेज. तो अब आपने क्या किया है, ये सारे रास्ते से जाके इनको कैलकुलेट कर लिया. ये तो ये तरीका हो गया, करेक्ट है. हाँ, आपने ये रास्ते से गए, एक हो गया, ये रास्ते से गए दूसरा, ये रास्ते से गए तीसरा, ऐसे आपने ये 6 वेज टोटल देख लिया कि वी कैन ट्रैवल फ्रॉम T1 टू T3 वाया T2 इन टोटल 6 वेज. अब इसमें मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाता हूँ. तो देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 2 वेज है और यहाँ से T2 से T3 जाने में 3 वेज है. और हमने देखा कि टोटल 6 वेज आ रहे हैं T1 से T3 में. तो ये एक वर्क है, ये T1 से T2 तक जाने वाला वर्क A और T2 से T3 तक जाने वाला वर्क B. बट द वर्क C is said to be completed when both A and वर्क B completed. तो फिर टोटल वेज क्या आ जाएंगे? 2 into 3 that is equal to 6 वेज. आई होप दैट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी. यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ा. ठीक है, आगे एडिशन रूल्स का सेकेंड मॉडल देखते हैं. और ये अब सेकेंड मॉडल दैट इज सिनेमा हॉल का मॉडल है. इसमें आप एडिशन रूल्स को समझेंगे कि इफ आई वांट टू सी सिनेमा. अब सिनेमा देखना कब कहलाएगा? जब आप एंटर करेंगे और फिर वहाँ पे 3 घंटे पिक्चर देखने के बाद वापस आएंगे, तब हम ये बोलेंगे कि आपने सिनेमा देखा. करेक्ट है कि नहीं? ओके. सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन वॉच मूवी? That is the question. So in this cinema hall, we are having the 5 doors. So you can enter to the cinema hall in 5 ways, correct? And simultaneously, you can also come out after watching the movie in 5 ways. So total number of ways of watching the movie, how much? Correct? See, क्या होगा कि आपने यहाँ से D1 से आप एंटर किए और D1 से आप बाहर आ गए, तब हम बोलेंगे कि आपने मूवी वॉच किया. करेक्ट है, यू वॉच द मूवी. ठीक है. या फिर आपने D1 से एंटर किया और D2 से बाहर आया, D1 से एंटर किया D3 से बाहर आया, D1 से एंटर किया D4 से बाहर आया, D1 से एंटर किया और D5 से बाहर आया. तो टोटल वेज यहाँ पे आ गए 5 वेज. करेक्ट है. इन 5 वेज यू आर, आपने अभी तक के मूवी को वॉच किया है. सेम तरीका आप D2 से जाएंगे, D2 D3, D2 D4 और D2 D5. तो ऐसे आप यहाँ से भी इतने वेज से भी मूवी देख सकते हैं, इतने वेज से भी मूवी देख सकते हैं. मतलब इस वेज से भी आप मूवी देख सकते हैं और इस तरीके से भी आप मूवी देख सकते हैं. मतलब D1 से जाएंगे और D2 से बाहर आएंगे, आपने मूवी देखा, यहाँ पे भी मूवी देखा, यहाँ पे भी मूवी देखा, मतलब ये हो गया. करेक्ट है. सो मूवी देखना ये आपका फाइनल वर्क है. बट दिस मूवी यू कैन वॉच इन दीज वे. तो 5 वेज. तो ऐसे टोटल 5 वेज कितने होंगे? 5 + 5 + 5 + 5. तो टोटल वेज आपके 25 वेज में आप मूवी को चेक वॉच करेंगे. करेक्ट है कि नहीं?
अच्छा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, रेस्ट्रिक्शन भी लगा देता हूँ। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि यू कैन वॉच द मूवी बाय एंट्रिंग, बाय कमिंग आउट विद द डिफरेंट डोर। मतलब जिस डोर से आप एंटर करेंगे उस डोर से आप वापस नहीं आएंगे, किसी डिफरेंट डोर से बाहर आएंगे। तो अब नंबर ऑफ वेज ऑफ वॉचिंग द मूवीज कितने होंगे, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो जैसे आपने D1 से आप एंटर किए हैं, तो अब D1 से तो बाहर नहीं आएंगे, तो अब आप रेस्ट्रिक्शन लगा के टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट कर सकते हैं, करेक्ट है? तो D1 से आप एंटर किए, तो D1 से बाहर नहीं आएंगे, तो D2, ये हो जाएगा D3, ये हो जाएगा D4, और ये D5। तो इतने तरीके से आप मूवी को वॉच कर सकते हैं। मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप D1 से ही एंटर होना है और D1 से बाहर नहीं आना है, करेक्ट है? और सिंपली मैंने बोल दिया कि नहीं, जिस डोर से आप जा रहे हैं फिर उस डोर से आपको वापस नहीं आना है। तो इसका मतलब ये, अब मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, आप किसी भी डोर से जा सकते हैं, बस आपने उस डोर से वापस नहीं आना है। मतलब ये D1 वाला केस हट जाएगा, ये D2 वाला केस हट जाएगा, D3 वाला केस हट जाएगा, D4 वाला केस हट जाएगा, D5 वाला केस हट जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 20 टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन वॉच द मूवी। तो ये इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। ठीक है, अब तीसरे मॉडल्स को चेकआउट करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है, इसको हमको मैक्सिमम टाइम यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। बुक सेल्फ मॉडल बोलते हैं कि वी हैव टू अरेंज दिस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश बुक इन अ बुक सेल्फ। सो यहाँ पे आपके पास में कोई भी बुक आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है, केमिस्ट्री आ सकता है, मैथ्स आ सकता है, या इंग्लिश आ सकता है। इन टोटल 4 वेज यू कैन प्लेस द बुक्स ओवर हियर। सो एक बुक यहाँ आ गया तो अब ये 3 वेज हो जाएगा, यहाँ एक 2 वेज हो जाएगा, और यहाँ 1 वेज हो जाएगा। अगर आपका वर्क मेन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश, सभी चारों बुक्स को अरेंज करने वाला, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मैंने मल्टीप्लीकेशन रूल क्यों लगाया है? क्योंकि बिकॉज द आवर मेन वर्क इज टू arrange all these books, physics, chemistry, maths and English in a book cell. But this first box can be filled in 4 ways, the second box can be filled in 3 ways, third box can be filled in 2 ways, and the last box can be filled in 1 way. So total number of ways is 4 into 3 into 2 into 1. This is very important students, okay? और ये लास्ट मॉडल हमारा कॉइन टॉसिंग है। आप सब लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। एक कॉइन को अगर एक बार टॉस करते हैं तो H और T आते हैं, मतलब टोटल 2 आउटकम्स। जब 2 बार टॉस करते हैं तो 4 आउटकम्स होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर 3 बार टॉस करेंगे तो 8 आउटकम्स होंगे, और n टाइम्स टॉस करेंगे तो 2 टू द पावर n आउटकम्स होंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये कॉइन टॉसिंग का मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये पता नहीं है, लेकिन आप इतना तो 10th क्लास से जानते हैं कि एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस करते हैं तो 4 आउटकम्स होंगे, 3 बार टॉस करते हैं तो 8 आउटकम्स होंगे, लाइक दैट। ओके, तो आई होप दैट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।